हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट क्लास में हमने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के सेक्शन 6 के बारे में बात करी थी। आज हम सेक्शन 7 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि 2 सेक्शंस इसमें आएंगे, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 6 जो था हमारा, वो हमें न्यू टेनेंसीज, एक सेकंड, हाँ, सेक्शन 6 जो हमारा था वो हमें एग्जिस्टिंग टेनेंसीज के बारे में बता रहा था, विद्यमान किराएदारियां, यानी कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले की किराएदारियां। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 7 की बात करेंगे, जो बता रहा है हमें न्यू टेनेंसीज के बारे में, नई किराएदारियों के संबंध में। नई किराएदारी का मतलब हुआ इस अधिनियम के आने के बाद जो आपने परिसर किराए पर दी वो। सेक्शन 7 2 सबसेक्शंस में डिवाइडेड है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात कहता है वो, इसकी लाइन अगर आप बेरेफ में पढ़ेंगे तो ये है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट, किसी प्रतिकूल करार के अभाव में। तो ये बात सेक्शन 7 बात करता है, अगर कोई प्रतिकूल करार हो, कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट हो रखा हो पहले से ही लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो इट्स ओके, वो ही एनफोर्सेबल है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में नहीं हो रखा है तो किराया किस दर से बढ़ेगा। तो ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में तो किराया जो है वो ईयरली वही 5% की दर से बढ़ाया जाएगा, और जो अगले 10 सालों तक वही रहेगा। वही मैंने एग्जाम्पल में जैसे समझाया था कि किराया 1000 होगा तो 1050 दिन, 1100 दिन, 1150, इस तरह से। देन उसके बाद ही कहता है कि फिर 10 साल बाद वो किराया पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा, और अब उस मर्जिंग अमाउंट के ऊपर, जो मर्ज अमाउंट है उसके ऊपर 5% किराया वहीं अगले 10 साल तक। इस तरह से जब तक किराएदारी विद्यमान है, जब तक वो टेनेंट आपकी प्रीमाइसेस में एज ए टेनेंट रह रहा है, तब तक वो किराया इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो सबसेक्शन 1 को लेकर आप जब इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये किस बारे में प्रोविजन कर रहा है, ये किराए की बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहा है। कब? जब कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई परिसर किराए से दिया गया है तो उनमें वार्षिक किराए की बढ़ोतरी कैसे होगी। वार्षिक किराए की बढ़ोतरी होगी 5% की दर से, जो अगले 10 सालों तक वही रहेगी, और 10 साल के बाद में दोबारा से 10 सालों तक सेम उसी 5% वही चीज होती रहेगी। फिर उसके बाद 10 साल बाद उस अमाउंट को मर्ज कर लिया जाएगा, और जो मर्जिंग अमाउंट आएगा उसके ऊपर वापस से 5%, जो अगले कंटिन्यू करेगा 10 साल तक। ठीक है, या जब तक किराएदार आपके यहाँ पर रहता है तब तक किराए की दर इसी फॉर्मूले से इंक्रीज होगी। स्टार्टिंग की लाइन ध्यान देने योग्य है कि इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, किसी प्रतिकूल करार के अभाव में ये बात लागू होगी। वैसे प्रैक्टिकली आप और मैं सब अच्छे से जानते हैं कि जो मकान मालिक ने किराया डिसाइड कर दिया, किराया वही होता है, किराएदार को किराए से रहना है तो उसको देना ही होगा। अब चाहे दर चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, और हो सकता है कि उसकी मर्जी आए तो 15% या 20% भी हो जाए। ठीक है ना, तो वो उनका आपसी एग्रीमेंट है। ठीक है, बाकी एक्ट ने आपके ये बात कह दी। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 बात करता है, एक रूलिंग आपको सबसेक्शन 2 छोटी सी बताता है जो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ये कहता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि किराया 5% ईयरली रेट से अगर ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है ना, ज्यादा होगा, 5% से ज्यादा अगर किराया आप ईयरली इंक्रीज कर रहे हो तो वो एक्सटेंड की जो मात्रा है वहां तक क्या होगा, वॉइड। क्या हो जाएगा, वॉइड। यहाँ पर सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो किराया आपने, मकान मालिक ने अगर किराया 5% वार्षिक की दर से अधिक बढ़ा दिया तो वो जो एक्सटेंड है, यानी कि जो बढ़ी हुई दर है वहां तक वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि जो 5% तक है वहां तक तो वो वैलिड रहेगा, और 5% से ज्यादा जाते ही जो रेंट का जो अमाउंट है, उस अमाउंट की बात कर रहे हैं, बढ़े हुए अमाउंट की। किसकी बात कर रहा है, बढ़ी हुई राशि की। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, 5% से जो अधिक बढ़ी हुई राशि है वो क्या हो जाएगी, आपकी शून्य मानी जाएगी। इस हद तक पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, केवल और केवल जो 5% से ज्यादा की जो राशि एक्सटेंड है, केवल वो उस मात्रा तक ही शून्य माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो थे कुछ रूलिंग्स जो हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 6 की बात करी, सेक्शन 7 की जैसे हमने अभी बात करी। तो ये जो एज इट इज लॉ ने जो किया है वो ये है
कि हमें ज्यादा इसमें दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। लॉ ने जो एज इट इज लिखा है वो हमें देखना है और बस उसका मतलब समझना है, ठीक है ना। अब बात अगर हम प्रैक्टिकल की करते हैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा अभी ये तो केवल स्टार्टिंग है सेक्शन से, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, केवल अमाउंट को काउंट कर रहे हैं अभी तो, कि राशि कितनी बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। अब आगे जाके जो सेक्शंस आएंगे उनमें हमको ये भी पढ़ना है कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देंगे तो क्या होगा, कॉमर्शियल पर्पस के लिए देंगे तो क्या होगा, रेजिडेंशियल पर्पस में कौन से रूलिंग्स लागू होगी, कॉमर्शियल में क्या होगा। तो इस तरह से अभी हमको इसे और भी आगे पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आएगा आगे, और उसके बारे में अलग अलग चीजें हम लोग देखेंगे कि किस दर से क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सेक्शन 8 से लेकर 10 देखेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।